यहाँ इस तरफ हर्ष कुछ देर तो यूं भावना के दरवाजे पर ही खड़ा रहा, मगर फिर कुछ देर बाद वहां से चला गया। हर्ष का घर भावना के घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए हर्ष जल्दी से घर पहुंच गया। मगर भावना के घर से लेकर अपने घर तक के रास्ते के बीच वो बस भावना के बारे में ही सोचता रहा। भावना की सुहानी सी सूरत, उसका स्वभाव और उसका मचलता सा बदन, इन सब की सूरत ही उसे बस दिखाई देती रही। और भावना के बाथरूम में जाकर नहाने वाली बात ही उसके कानों में किसी गाने की तरह बार बार बजती रही। ये सब सोचकर कई बार तो हर्ष का मन भटक भी जाता था और वो सोचने लगता है कि इस मौके का फायदा उठाया जाए, क्योंकि हर्ष भी इस बात को भली भांति जानता था कि भावना का भी मान जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर फिर अंशुल का ख्याल आते ही हर्ष के इरादे एकदम से बदल जाते। भावना ने बाथरूम में जाकर नहाना शुरू किया और फिर से अपने काम वासना की पूर्ति में लग गई। उसके मुंह से फिर से आवाजें निकलने लगी, जो कि बाथरूम के बाहर तक सुनाई दे रही थी। मगर अपनी मदहोशी में मदहोश भावना को अब कहाँ किसी की खबर थी, जो वो इस बात पर ध्यान देती कि उसकी आवाज बाथरूम से बाहर भी जा रही है। कुछ देर बाद घर का दरवाजा खुला और अंशुल की माँ घर में चली आई। अंदर आते ही अंशुल की माँ ने भावना को ढूंढना शुरू किया, मगर भावना को कहीं भी ना पाकर अंशुल की माँ ने उसे पुकारना शुरू किया। भावना, भावना, अरे ओ भावना। पर बाथरूम में मदहोश पड़ी भावना को अब तक इस बात की भनक न थी कि अंशुल की माँ यानी उसकी सास घर वापस लौट चुकी है, और वो कुछ आवाजों का पीछा करते हुए भावना के कमरे के बाथरूम के बाहर पहुंच गई। इस तरह से भावना की आवाज सुनकर अंशुल की माँ को बहुत कुछ विचार आने लगे और उन्होंने बाहर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया। भावना बेटा, तू ठीक तो है ना? अरे भावना बेटा। तब जाकर भावना ने घबराते हुए बाथरूम का शावर बंद किया और हड़बड़ाते हुए कहने लगी, माँ जी आप कब आई? मैं बस अभी कुछ ही देर पहले ही आई। तू ठीक तो है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं माँ जी, कोई तकलीफ नहीं है। मैं आती हूँ ना थोड़ी देर में। हाँ ठीक है। और तुझे कितनी बार समझाया है कि घर में दरवाजा बंद करके रखा कर। जी, आगे से ध्यान रखूंगी मैं। और इतना सुनकर अंशुल की माँ वहां से अपने कमरे में चली गई, मगर भावना के बारे में सोचती रही। भावना कुछ देर में ही फटाफट से नहाकर बाहर आ खड़ी हुई और आईने में खुद को थोड़ा संवारने के बाद सीधा अपनी सास के कमरे में चली गई। वक्त दोपहर 2 बजे, पुलिस स्टेशन। अंशुल एक केस के सिलसिले में अपनी कुर्सी पे बैठा सोच ही रहा था कि इतने में एक हवलदार ने आकर किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने रखते हुए कहा, सर ये राहुल सलोनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। एसएचओ साहब ने कहा है आप इसे चेक कर लें। ठीक है, तुम जाओ, जाकर एक कप चाय ले आओ, मैं देखता हूँ। अंशुल की बात सुनकर हवलदार तुरंत वहां से चला गया और अंशुल बैठकर आराम से उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को चेक करने लग गया। कुछ ही देर में वहां पर सब इंस्पेक्टर रजत ने आकर अपने होने की इत्तिला दी। अंशुल उसे वहां देखते ही खुश हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। अंशुल ने कहा, अरे आओ रजत, आओ बैठो। अरे खड़े क्यों हो, बैठो भाई। जी, और सब कैसा चल रहा है? क्या हुआ उस लड़के राहुल के केस का? पता नहीं। ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। एसएचओ साहब ने भेजी अभी और कहा है कि इस रिपोर्ट को देखकर मैं जल्दी से ये केस बंद कर दूं। क्या? पर ऐसा क्यों कहा उन्होंने? और रिपोर्ट में क्या आया है? अंशुल ने रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, अरे इसमें और क्या आएगा यार, वही जो सब कह रहे हैं। राहुल सलोनिया ने कॉलेज की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। एसएचओ साहब ने तो मुझे पहले भी यही कहा था
कि मैं जल्दी से इस केस को बंद कर दूं, सो उन्होंने मुझे ये रिपोर्ट भेज दी। अब तो क्या ही हो सकता है, अब तो ये केस बंद ही करना होगा। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये केस जैसा दिख रहा है असल में सब वैसा ही है? I mean, तुम्हें क्या लगता है राहुल सलोनिया ने सच में खुदकुशी की है? पता नहीं यार, लेकिन आज सुबह जब मैंने कॉलेज जाकर पूछताछ की तो मुझे एक लड़की जो कि राहुल की क्लासमेट थी, उसने मुझे बताया कि उसे अपने कॉलेज प्रेसिडेंट रघु नाम के लड़के पर शक है। ऐसा क्यों? बताता हूँ। उसकी सारी बात सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि एसएचओ साहब ये केस को इतनी जल्दी बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं। दरअसल रघु जो है वो सीएम का बेटा है और कहा जाता है कि राहुल सलोनिया ने रघु से एक वक्त में कुछ पैसे उधार लिए थे और किसी कारण वो कई सालों में भी उसे रघु को चुका नहीं पाया। उस लड़की ने अपने बयान में मुझे बताया कि इसी बात के चलते रघु ने राहुल को छत की कॉलेज से धक्का दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कॉलेज प्रेसिडेंट और सीएम का बेटा होने के कारण कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट और कोई भी प्रोफेसर इस बात की गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर उन पर यकीन किया जाए तो उन्होंने ये सब होते देखा ही नहीं, और अब हम अगर इस केस में तहकीकात करते हैं तो जरूर सीएम का बेटा रघु पकड़ा जाएगा। इसीलिए एसएचओ साहब हमें ये केस बंद करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ऊपर से किसी ने डंडा जो दिया हुआ है। खैर, हम क्या कर सकते हैं, हमें भी तो ऊपर से सभी ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। कर दो केस बंद। वैसे भी रघु के खिलाफ कोई खड़ा होने वाला तो है नहीं, सो क्या फायदा खुद का और बाकी सबका माथा पीटी करके। हाँ, तुम ठीक ही कहते हो। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं यार अंशुल, मैं भी एक केस में फंसा हुआ हूँ। इन्वेस्टिगेशन के लिए शहर जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। चलो, अच्छा किया। इसी तरह से अंशुल का दिन थाने में ही गुजर गया और शाम के 7 बजे अंशुल अपने घर पहुंच गया। माँ के वापस आने की खबर सुनते ही अंशुल आते ही अपनी माँ से मिलने चला गया और कुछ देर माँ के साथ बैठकर बातें करके अपने कमरे में चला गया। इसके कुछ देर बाद सबने मिलकर रात का खाना खाया और सोने के लिए अपने कमरे में चले गए, जबकि अंशुल एक अर्जेंट कॉल सुनने के लिए कुछ देर छत पर चला गया और जल्द ही अपने कमरे में वापस लौट आया। मगर जब उसने कमरे में आकर देखा तो भावना के तेवर ही बदले हुए थे। भावना के बाल बिखरे हुए थे और वो अंशुल की चेक वाली शर्ट और नीचे शॉर्ट्स पहने हुए बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे इस तरह से देखते ही अंशुल का भी मन पिघल गया, मगर वो वहीं खड़ा एक नजर उसे देखता रहा। कितनी खूबसूरत हो तुम, जी करता है बस तुम्हें इसी तरह से देखता रहूं। ये सुनकर भावना ने मुस्कुराते हुए अंशुल का हाथ खींचकर उसे बेड पर अपने पास बिठा लिया और फिर अपने होठों को उसके कानों के पास ले जाकर कहने लगी, सिर्फ देखते रहोगे और कुछ नहीं करोगे। इतना कहते ही भावना ने अंशुल के होठों को काटना शुरू कर दिया और उसकी गोद में आकर बैठ गई। अंशुल ने भी इसके बाद उसे कसकर पकड़ लिया और देखते ही देखते उसकी शर्ट के सारे बटन खोल दिए। दोनों में फिर से ढेर सारी गर्मी का माहौल पैदा हो गया और कुछ वक्त में ही दोनों नग्न अवस्था में आ गए। भावना बिस्तर पर लेटी हुई थी और अंशुल ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ रखा था। भावना के मुंह से निकल रही तेज आवाजें एकदम से खामोशी में तब्दील हो गई जब अंशुल ने अपने होंठ को भावना के नर्म और पतले पतले होंठ पर रख दिया। चीखने चिल्लाने का ये मंजर एकदम खामोशी में बदल गया और दोनों अपनी काम वासना की इच्छा को पूरा करने लगे। आज दोनों में ही अलग तरह का जोश था। दोनों एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे थे। कभी भावना अपने दांतों से अंशुल के सारे जिस्म को काटती तो कभी अंशुल भावना के जिस्म को। दोनों एक दूसरे की ख्वाहिश को पूरा करने में जुटे रहे और कुछ देर बाद बिस्तर में पड़कर आराम से सो गए।